हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल यादव जेजेडी क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। तो कैसे हो सब लोग? ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, अब हम बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार फिर मैं यहाँ से आप सभी सब्सक्राइबर्स, लाइक करने वाले, कमेंट करने वाले सभी को धन्यवाद देता हूँ, बार बार उनका आभार व्यक्त करता हूँ। आइए वीडियो को बिना किसी देर के शुरू करें। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था और उसमें क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें एस या ईएस और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में जो है वो इसके बाद में शेष। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट था, मेन वर्ब थी, एस या ईएस था, ऑब्जेक्ट था। अब देखिए यहाँ जब इसके बाद में हम नेगेटिव सेंटेंसेस को पढ़ेंगे तो यहाँ थोड़ा चेंज है। चेंज क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं, जबकि नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, दो टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल, जिनके अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है डू और डज और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब है डिड। चलिए, जब पास्ट सिंपल पढ़ेंगे उस समय ये बातें हम करेंगे। यहाँ आप देखो, नेगेटिव का एक सूत्र है वाक्य लिखने का, ट्रांसलेट करने का। वो क्या है वो देखो। सबसे पहले हम लिखें सब्जेक्ट को और इसके बाद में हम लिखें हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब अपने पास प्रेजेंट सिंपल में है डू और डच। इसके बाद में लेकर आते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ एस या एस नहीं लगाएंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, इसके बाद में जो भी है वो आगे। यहाँ एस या एस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि ये जो एस है ना, एस, इसके स्थान पर, एस या एस के स्थान पर तो आ गया अपना डच और बच गया कौन? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम डू का प्रयोग करेंगे प्लूरल के साथ और डच का प्रयोग करेंगे सिंगुलर के साथ, एक वचन कर्ताओं के साथ। तो देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसके बाद में जो बच गया है वो आगे है। ये अपना सूत्र है। अब जैसे मैं किसी वाक्य को ट्रांसलेट करता हूँ, आप किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करें, स्पोकन के लिए, रिटन इंग्लिश के लिए, सभी इंग्लिश किसी भी प्रकार की हो, जब आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, तो जरूरी है ये चीजें आपको जानना, इसलिए बता रहा हूं। तो आप जैसे मैं कोई वाक्य बताता हूं आपको, सीमा संस्कृत नहीं पढ़ती है। एक सेंटेंस है अपने पास, सीमा संस्कृत नहीं पढ़ती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, सबसे सरल तरीका है, सबसे आसान तरीका है ट्रांसलेट करने का कि आप सबसे पहले वाक्य के अंत में जाएं और अंत में आपको मिलता है ती है। पहले भी आपको बताया था, वह सीता है, वह सीता है। तो ध्यान रहे, वह सीता है, इसके अंत में ता है, लेकिन आप इसे प्रेजेंट सिंपल कहें या इसकी पहचान कहें, ये कोई जरूरी नहीं है, ऐसा है नहीं। वाक्य तो प्रेजेंट में है, सीता है, लेकिन ये जो ता है ये यहाँ अपने सूत्र में काम नहीं कर रहा है। अपने जो पहचान है, जो टेंस को पहचानने का तरीका है, उसके अंत में आप जो पढ़ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि पढ़ते हैं, वो जुड़े हुए होने चाहिए वर्ब में, न कि और किसी में, केवल वर्ब में। ये सीता तो नाउन है, यहाँ संज्ञा है, संज्ञा में जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। ये पढ़ना है क्या? क्रिया, तो क्रिया में जुड़ा हुआ है, ती है। इसका मतलब ये हुआ, ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले ध्यान रखेंगे किसका, कि वाक्य के अंत में क्या है। तो वाक्य के अंत में क्या है? देखो, ती है। इसका मतलब ये पहली कंडीशन थी अपनी, पहली शर्त थी अपनी, पहला नियम था अपना हल करने का। इसके बाद में दूसरा नियम है, वो ये कहता है कि आप देखिए वाक्य है किस प्रकार का। तो वाक्य में अगर आपको नहीं मिल गया तो इसका मतलब वाक्य कैसा है? नेगेटिव, नकारात्मक है। नेगेटिव को, नकारात्मक को कैसे समझे? देखिए, नेगेटिव, NEGATIVE, ये है नेगेटिव, इसे आप कहते हैं नकारात्मक।
नेगेटिव को क्या कहेंगे, नकारात्मक। इसी में होता है, इसमें ट्रांसलेट में इंग्लिश में होता है कौन, नो, इंग्लिश में होता है कौन, नोट, ये इंग्लिश में होते हैं नेगेटिव बताते समय। अब देखो हिंदी में क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे हम, नकारात्मक, नकारात्मक, न कह दो, नहीं कह दो, ये हम कहते हैं। तो देखिए आप इन्हें पहचाने, ऐसे पहचान सकते हैं, देखो सब में न है, सब में न है, यहाँ नकारात्मक में भी, न में भी और नहीं में भी। इंग्लिश में भी आप ऐसे ही पहचाने इनको, यहां देखो एन, यहां देखो एन, यहां देखो एन, इसका मतलब सब में एन आ रहा है तो नेगेटिव। ने को आप जब आप न को लिखे ना, न को, ये न है हिंदी का, तो हिंदी को जब आप ट्रांसलेट करते हैं, लिखते हैं, ये एन होता है, तो यहां न है और यहां कौन है, एन। अच्छा, इसके बाद में देखिए नकारात्मक, आशा करता हूं आप जान गए होंगे नकारात्मक क्या है। नकारात्मक वाक्य वे हैं जिनमें निषेध होता है, जिनमें मनाही होती है, जिनमें नहीं का यूज होता है, वो सब होते हैं नकारात्मक। तो यहां नहीं, पहली शर्त आपने देखी थी ती है, इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसके बाद में आपने देखा नहीं, नहीं है तो नकारात्मक हो गया। अब सीधे अपने सूत्र की ओर गमन करो, चलो चलो अपने सूत्र की ओर। और यहां सबसे पहले कौन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें कौन है, सीमा। वाक्य में जिसके बारे में बातें की जाती हैं वो वाक्य का सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ सीमा सब्जेक्ट है। सबसे पहले इसका ट्रांसलेट कर देंगे, इस सीमा को इंग्लिश में लिख दो, क्या सीमा लिख दो, यही हमने पढ़ा है, यही हमने यहाँ देखा। अब लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, सीमा। तो बताओ सीमा एक वचन है कि बहुवचन। सीमा एक नाम है, मैंने आपको बताया ही, सी, इट और कोई भी एक नाम होगा तो क्या होगा, एक वचन। एक वचन के लिए डज को काम में लेंगे और बहुवचन के लिए डू को काम में लेंगे। सीमा एक वचन है तो डज, ये हो गया डज। इसके बाद में कौन है अपने पास सूत्र में, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद में है ऑब्जेक्ट। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाने से पहले यहाँ ये स्पेस मैंने यहाँ छोड़ा है, इस स्पेस को यहाँ छोड़ दो और इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आ जाओ। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कहती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है पढ़ना। पढ़ना मतलब रीड। इसकी तीनों फॉर्म रिटन में ऐसे ही होती है, स्पीकिंग में अलग होती है, रीड। अच्छा, इसके बाद में बच गया अपने पास ऑब्जेक्ट। आप इस क्रिया से प्रश्न करो ना, पढ़ती है क्या, पढ़ती है क्या, इसका मतलब उत्तर आ जाएगा आपके पास कौन, संस्कृत। अगर उत्तर आ गया तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो क्रिया है ये ऑब्जेक्ट को लेगी। सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं चलो बाद में पढ़ेंगे। अब रीड, इसके बाद में बच गया कौन, संस्कृत। यहां लिख देंगे किसी भी भाषा का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, संस्कृत, ये लिख दिया मैंने। अब ये स्पेस छोड़ा है वो आपको याद कराने के लिए, याद क्या कराएंगे, आपने पढ़ा था सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एसआईएस, ऑब्जेक्ट। चलो एक सीधी सी बात करते हैं, सब्जेक्ट जहां है, मेन वर्ब जहां है, इसके बाद में ये जो मेन वर्ब है यहां हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आई और फिर मेन वर्ब आ गई। तो किसी भी प्रकार के किसी भी टेंस में जब हम पढ़ेंगे, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, उनका कोई भी भाग हो, तो नेगेटिव जब हम पढ़ेंगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में केवल आपको लगाना है नोट। ये स्पेस इसलिए छोड़ा था। सीमा संस्कृत नहीं पढ़ती है तो ये नहीं के लिए क्या लगाया मैंने, नोट। क्यों लगाया, क्यों, ये आएगा कहां, आपको याद कर लेना है। अफर्मेटिव का सूत्र आपको याद हो गया तो नेगेटिव का सूत्र याद करने में कोई खास बात नहीं है, केवल आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाना है। 2000 वाले नोट की बात नहीं है, यहाँ 10 के नोट की बात नहीं है, NOT, नोट यानी नहीं। चलो देखो एक बार फिर से देख लो इस सेंटेंस को, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं समझने के लिए। एक वाक्य में और आपको बताता हूं यहाँ, और समझाता हूं यहाँ, देखते जाइए। अब देखो एक अफर्मेटिव सेंटेंस की बात कर लें, जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है अपना, हल करते समय सबसे पहले जाएंगे वाक्य के अंत में, ते हैं। अब देखो
इसमें ये देखो वाक्य है कैसा, तो इसमें नहीं नहीं है, कोई क्या नहीं आया शुरू में, कोई प्रश्नवाचक शब्द नहीं आया, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं आया, इसका मतलब सकारात्मक साधारण सरल वाक्य है ये। और सरल वाक्य को जब हल करते हैं तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? वे को कहते हैं आप दे, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद में वो कहता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो और उसमें एस या ईएस लगाओ। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ अपने पास प्ले, प्ले, ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, अच्छे से देख लेना, PLAY है प्ले। अब वो कहता है इसमें एस या ईएस लगाओ, तो एस लगाएं कि ईएस लगाएं, ये थोड़ा कंफ्यूजन है यहाँ। एस लगाएं तो अच्छा है कि ईएस लगाएं तो अच्छा है कि या दोनों नहीं लगाएं तो अच्छा है? हो सकता है दोनों भी नहीं लगाएं। क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि यहाँ जो करता है वो प्लूरल है और बहुवचन के साथ केवल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी, जो कि हमने लिख दी है, दे प्ले। इसमें न तो एस लगेगा न ही ईएस लगेगा। इसके बाद में वो कहता है ऑब्जेक्ट को ले आओ, तो खेलते हैं क्या? क्रिकेट। क्रिया से प्रश्न करो, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्रिया सहकर्मक बन जाएगी। क्रिया से प्रश्न करो, ऑब्जेक्ट आएगा, आएगा तो सहकर्मक बनेगी। खेलते हैं क्या? क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। क्रिकेट को जो कहते हो ये लिख लो, इंग्लिश में लिख दिया बस। अब मैं कह रहा हूं आपको, आप इसी वाक्य को नेगेटिव में बनाओ, तो कैसे बनाओगे? दे को ले आओ यहां। क्यों? क्योंकि ये भी कहता है कि यहाँ सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लेकर आओ, दे ले आए, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आ गई, किसके अनुसार लिखें? कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार आएगा क्या? डू। कर्ता एक वचन है तो डच, बहुवचन है तो डू, तो यहां डू आ जाएगा। इसके बाद में वो कहता है नोट को ले आओ, नोट। इसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन हो जाएगा? प्ले। तो यहां देखो, ये डू हेल्पिंग वर्ब, ये प्ले मेन वर्ब, और इन दोनों के बीच में आ गया कौन? नोट। और अब बच गया क्या अपने पास? क्रिकेट, क्रिकेट। ये था अपना नेगेटिव सेंटेंस। आप अगर चाहो तो मैं एक वाक्य और आपको बता सकता हूं, इसके बाद में आपसे गलती होगी नहीं। थोड़ा सा ध्यान से देखने की आवश्यकता है, गलतियां नहीं होंगी, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। आप धैर्य रखिए, मैं समझा दूंगा आपको, मैं सिखा दूंगा आपको। देखो, अफर्मेटिव सेंटेंस हमने पढ़ा है, नेगेटिव सेंटेंस को आज पढ़ रहे हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले एक वाक्य और बताता हूं आपको, सिंगुलर प्लूरल जो भी है, जैसे हमारी कक्षा के सभी लड़के, हमारी कक्षा के सभी लड़के हिंदी लिखते हैं। हमारी कक्षा के सभी लड़के हिंदी लिखते हैं। आप घबराने की जरूरत नहीं है, बड़ा वाक्य हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये है कर्ता, हमारी कक्षा के सभी लड़के, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट है कर्म, और ये है वर्ब। आपको जाना है सबसे पहले वाक्य के अंत में ते हैं, इट मीन्स प्रेजेंट सिंपल। अब उसके बाद में देखो वाक्य का प्रकार, तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? इसमें नहीं है, इसमें शुरू में क्या भी नहीं है, और इसमें कहीं प्रश्नवाचक शब्द नहीं है, और न ही अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका मतलब ये वाक्य हो गया सकारात्मक, सरल, साधारण। तो देखो, हमारी कक्षा के सभी लड़के, इसका ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट मानता है ऑल द बॉयज ऑफ आवर क्लास, ऑल द बॉयज ऑफ आवर क्लास। इसके बाद में ये तो सब्जेक्ट हो गया। अब देखो, वो कहता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाओ, तो लिखना इसकी फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी क्या? राइट, यही इसकी फर्स्ट फॉर्म है, राइट। इसके बाद में क्या? एस या ईएस, कब? जब कर्ता एक वचन हो। तो बॉयज है ना, ऑल द बॉयज, इट मीन्स एक वचन नहीं है, तो हम एक वचन नहीं लिखेंगे, और एक वचन में एस या ईएस लगाते हैं, यहाँ एक वचन नहीं है, नहीं लिखेंगे। इसके बाद में बच गया कौन? ऑब्जेक्ट। तो लिखते हैं क्या? सभी लड़के क्या लिखते हैं? हिंदी, तो यहाँ लिख देंगे हिंदी। किसी भी भाषा का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ये हो गया ऑल द बॉयज ऑफ आवर क्लास राइट हिंदी। अब इसका नेगेटिव करें तो मैंने आपको बताया था, थोड़ा और
सरल हो जाएगा, और सरल हो जाएगा। क्या? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या लगा दो? नोट। तो देखो ऑल द बॉयज ऑफ आवर क्लास, इसके बाद में यहां हेल्पिंग वर्ब लेकर आओ कर्ता के अनुसार। कर्ता कैसा है? बहुवचन, प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा? डू। इसके बाद में वो कहता है किसको लगा दो? नोट को। ये निशान जो मैंने बनाया था, यहाँ क्या आ जाएगा? नोट। जो का त्यों, कोई भी चेंजेस इसमें नहीं होगा, ये हो गया नोट। और इसके बाद में मेन वर्ब की फेस फॉर्म जो ये है। ऐसे आप इनको कर सकते हैं, ऐसे बहुत सरल तरीके से करते हैं। एक छोटा सा वाक्य मैं आपको और बता देता हूं जाते जाते। चलो एक छोटा सा वाक्य सिंगुलर सब्जेक्ट का देखो, जैसे रोहित फल खाता है। रोहित फल खाता है, कुछ भी खा सकता है कोई भी। यहाँ इस वाक्य में रोहित है वो फल खाता है, नहीं तो कोई कुछ भी खा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, खाते ही रहते हैं। कोई क्या खाता है, कोई क्या खाता है, लेकिन यहाँ रोहित जो है वो क्या खाता है? फल। ता है इसका मतलब प्रेजेंट सिंपल हो गया। इसके बाद में देखो वाक्य है कैसा? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? रोहित। रोहित को जो का त्यों। इसके बाद में वो कहता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखो, तो मेन वर्ब है खाना। खाना को आप बोलते हैं ईट। अब देखो एस या ईएस, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे कब? जब कर्ता एक वचन हो, सिंगुलर हो। तो रोहित एक वचन है रोहित एक वचन, तो इसमें क्या लगाएंगे? एस या ईएस। अब ये बताओ इसमें एस लगाएं कि ईएस? इसके लिए अब एक बार फिर से मेरा वो पहले वाला वीडियो देख लेना, एक बार और बता देता हूं। एस डबल एस एस एच सी एच सॉरी एस डबल एस एस एच सी एच एक्स ओ जेड, इनमें से कोई भी होना तो आप ईएस लगा दो सीधा, और इनके अलावा जो है उनमें एस लगा दो। बाकी बातें आप ज्यादा बढ़ते जाएंगे, आगे पढ़ते जाएंगे, तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको एस दिखाओ या डबल एस दिखाओ या एस एच दिखाओ या सी एच दिखाओ, एक्स हो, ओ हो, जेड हो, ऐसा कुछ यहां नहीं है। तो केवल क्या जुड़ जाएगा? एस। ऐसा होता तो क्या होता? ईएस। ऐसा नहीं है तो क्या जुड़ेगा? एस। सिंगुलर है तो ही, अगर प्लूरल है तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखो आगे, रोहित ईट्स, खाता है क्या? ये प्रश्न कर लो तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा फल। फल, फ्रूट्स, ये हो गया आपका फल। अब वो कहता है भाई, अब वो कौन कहता है? मैं कहता हूं आपको, वो कोई नहीं कह रहा। रोहित जो है फल खाता है, इसका नकारात्मक बनाओ, तो नकारात्मक बनाएंगे तो सीधा सा बना लो, रोहित फल नहीं खाता है। रोहित फल नहीं खाता है। वही बात यहां भी लागू होती है। क्या? वाक्य के अंत में जाओ, ता है, इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसके बाद में वाक्य का प्रकार देखो, नहीं आ गया तो नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव के लिए अपने पास ये सूत्र काम में लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है? रोहित। जो का त्यों लिख दो इसको, रोहित। इसके बाद में देखो हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखेंगे हम कर्ता के अनुसार। तो कर्ता के अनुसार क्या लिखें? कर्ता एक वचन है तो एक वचन के लिए आ जाएगा डज। ये डज मैंने लिख दिया। इसके बाद में वो कहता है नोट, नोट को जो का त्यों लगा दिया मैंने, नोट। इसके बाद में वो कहता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि इस डज ने इसको ले लिया है, एस या एस को। रोहित डज नॉट ईट क्या? फ्रूट्स। ये वाक्य पूरा हुआ। अब देखिए वाक्य में कहीं मैंने, वाक्य में नहीं, आज की इस वीडियो में कहीं थोड़ी बहुत कमी जरूर छोड़ी है मैंने, उसको आप कमेंट करके मेरे को बताएं। और एक बात और, एक वाक्य, एक छोटा सा सेंटेंस मैं यहाँ लिखता हूं। आप वीडियो को जब कभी भी देखें, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 5 दिन बाद, जब भी देखें आप प्लीज ट्रांसलेट जरूर बताइएगा। और मेरा वाक्य है, हम बाजार से फल लाते हैं। हम बाजार से फल लाते हैं। कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर मुझे, इसका ट्रांसलेट मुझे बताइएगा। जब भी आप वीडियो को देखें, उसका नाम, कम से कम आपका नाम तो मैं पढ़ूंगा कि इसने ऐसा ट्रांसलेट किया है। जैसा भी आपको आए आप ट्रांसलेट जरूर करें, कमेंट्स में नहीं देखें। और आज के वीडियो में इतना ही, चलो विदाई लेते हैं। धन्यवाद आपके सुनने के लिए। सुनते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।